हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या कोई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160/100 है, ठीक है, 160/100 है, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो डॉक्टर कौन सी मेडिसिन देते हैं, ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कैसे कम करती है। तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन भी सवालों का आंसर आज आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट, और हाइपरटेंसिव का मतलब होता है हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन, यानी हाइपरटेंशन के अगेंस्ट काम करने वाली मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन बोलते हैं। यानी जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है किसी पेशेंट का तो हम उसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मेडिसिन देते हैं ताकि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए। ठीक है, वापस उसी नॉर्मल स्टेट में आ जाए। यानी उसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काम कौन सी मेडिसिन काम आती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग काम में आती है। ठीक है, ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। अब ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर को डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म या अलग अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, तो अब जानते हैं हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कि कौन कौन क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। ठीक है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में बात करें तो सबसे पहला है डायूरेटिक्स। क्या है, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स। दूसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तीसरा है ACE इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स। चौथा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, और लास्ट में है सेंट्रली एक्टिंग, सेंट्रली एक्टिंग ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये 5 क्लासिफिकेशन है यहाँ पर किसके, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के। ठीक है, आप समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर डायूरेटिक्स की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, डायूरेटिक्स की। डायूरेटिक्स क्या करती है, सोडियम प्लस जो एक्स्ट्रा वाटर है, यहाँ आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा सोडियम और एक्स्ट्रा वाटर है, इसको यूरिन के थ्रू क्या करवा जाती है, एक्सक्रीट करवा देती है। ठीक है, और जब ये सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन हो जाएगा तो इससे क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट का ऐसा हो गया है यहाँ पर, जैसे कि क्या है, डायरेटिक्स क्या करती है, जब बॉडी में एक्स्ट्रा सोडियम और वाटर का यूरिन के थ्रू क्या करती है, बाहर निकाल देती है। इससे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। अब जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कैसे हुआ, जब बॉडी में वाटर कम हो जाता है तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। जैसे मान लो वाटर डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ तो ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, और जब ब्लड वॉल्यूम कम डिक्रीज हो गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने की वजह से हार्ट को कम ब्लड पंप करना पड़ता है। ठीक है, दोबारा से समझिए, जब डायरेटिक्स में क्या गया, एक्स्ट्रा सोडियम और वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया, तो जैसे ही बॉडी में वाटर कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, यानी ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से हार्ट को कम ब्लड पंप करना पड़ता है। ठीक है, और जैसे ही ब्लड पंप कम होगा, इससे कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस और आर्टेरियल्स को क्या करवाती है, डायलेट करवाती है।
वो करवाती है, डायलेट करवाती है। ठीक है, इस जैसे क्या होता है, ये मेडिसिन क्या करती है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है और डायलेट करवाती हैं। क्या करवाती हैं, डायलेट। और जब ब्लड वेसल खुलती है तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, यानी जब ब्लड वेसल डायलेट हुई, खुल गई, तो ब्लड वेसल्स में क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हो गया। और जैसे ही रेजिस्टेंस कम हुआ तो जो बीपी हाई हो रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी अपनी नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे डायरेटिक्स हैं तो बताता हूँ मैं आपको, आइए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है फ्रूसामाइड। फ्रूसामाइड, ठीक है। उसके बाद है इंडापेमाइड। इंडापेमाइड, ठीक है। अमाइनोरेड। अमाइनोरेड। तो ये डायरेटिक्स के क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती हैं, समझिए। यहाँ पर देखिए, सेल्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम। देखिए मैं बताऊं आपको, जब बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होता है तो मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कैल्शियम जितना ज़्यादा होगा उतना ही मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। और जितना बॉडी के अंदर कैल्शियम कम होगा उतना रिलैक्स करेगी। ठीक है, क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन ये क्या करती है, सेल के अंदर कैल्शियम की एंट्री को क्या कर जाती है, ब्लॉक कर जाते हैं। यानी मान लो ये आपकी सेल्स है, ठीक है, ये आपकी सेल्स है, इसमें कैल्शियम को जाने से रोकती हैं, यानी ब्लॉक करने का काम करती है ये मेडिसिन। क्योंकि अगर सेल्स में पहुंच गई तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा उतना मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसलिए हमें कैल्शियम को कम करना है, यानी बॉडी सेल्स में जाने से रोकना है। सेल्स के अंदर कैल्शियम को ब्लॉक करने का काम करती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यानी क्या करती हैं ये मेडिसिन, सेल्स के अंदर कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करती हैं। क्योंकि याद रखना कि जब सेल्स यानी कैल्शियम जितना ज़्यादा होगा उतने ही मसल्स उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी। मान लो अगर कैल्शियम कम होगा तो मसल्स रिलैक्स होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है सुनिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या कर जाती है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को भी डिक्रीज कर जाती है, यानी डिक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल के फोर्स को भी क्या कर जाती है। अब देखो यहाँ पर समझिए, जब कैल्शियम कम एंटर करेगा, मैंने बोला यहाँ पर जितना कैल्शियम कम होगा मसल्स रिलैक्स होगी। ठीक है, मैंने ऐसा बोला अभी। और जब मसल मतलब क्या हुआ, जब कैल्शियम कम एंटर करेगा तो हार्ट को भी कम फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कम कैल्शियम तो डिक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, और इससे क्या होगा, हार्ट पर प्रेशर भी क्या, प्रेशर जो पड़ेगा वो भी कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम पड़ेगा तो प्रेशर जब कम पड़ेगा तो ये क्या करेंगे, आर्ट्रियल्स को भी क्या करेंगे, लोअर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियल्स, यानी क्या करेंगी, आर्ट्रियल्स को भी रिलैक्स कराएंगी, ब्लड वेसल्स को वाइडन करेंगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और जब आर्ट्रियल्स थी उसको रिलैक्स करेंगी। ठीक है, रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था उसको लो करने का काम करेगी। कौन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, डायरेटिक्स तो सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करवा के कार्डियक आउटपुट को कम कर रही थी, है ना, तब मसल्स को रिलैक्स कर रही थी। ठीक है, डायलेशन कर रही थी किसका, ब्लड वेसल्स का। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगी, सेल्स में कैल्शियम को जाने से रोकेंगी। ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को कम करेंगी। इससे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन कम कैसे होगा, मान लो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा है तो कैल्शियम ज़्यादा होगा तो मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर मान लो कैल्शियम कम है तो मसल क्या होगी, रिलैक्स होगी। मसल रिलैक्स होने से
हार्ट को कम कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हार्ट में जो प्रेशर ज़्यादा हो रहा था वो कम हो जाएगा और इससे ही बीपी मेंटेन हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर से सीधा अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एग्जांपल्स कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल है। तो सबसे पहला है निफाइडिपिन, ठीक है, निफिडिपिन, फेलोडिपिन, फेलोडिपिन। तीसरा है एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं किसके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं एसी इनिबिटर्स, ACE इनिबिटर्स। इसको अपन माइल्ड टू मॉडरेट यूज करते हैं। कैसे करते हैं, ट्रीटिंग माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट जो हाइपरटेंशन होता है उसमें किसका यूज करते हैं, AC इनिबिटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है तो समझिए। यहाँ पर AC इनिबिटर क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती है। और ब्लड प्रेशर को कम कैसे करेंगे यहाँ पर समझिए। ये मेडिसिन क्या करती हैं, जो अपने रेनोवास्कुलर हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन दोनों में इफेक्टिव होती है। किसके अंदर, पहला होता है रेनोवास्कुलर, ठीक है, रेनोवास्कुलर और एसेंशियल हाइपरटेंशन, एसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, इन दोनों में क्या करती हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, अब ये कैसे होती हैं समझिए। एसेंशियल हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, जो हाई बीपी का एग्जिट कॉज जिसमें पता ना हो उसे बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर, एसेंशियल हाइपरटेंशन शॉर्ट में लिखते हैं। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन होता है जिसका कोई कॉज नहीं पता। ठीक है, कोई कॉज का नहीं पता, यानी एग्जैक्ट बीपी का कोई भी कॉज नहीं पता होता, उसे तो बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। और रेनोवास्कुलर हाइपरटेंशन किडनी की ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम की वजह से होने वाला जो हाई बीपी होता है उसे बोलते हैं रेनोवास्कुलर। तो रेनोवास्कुलर किससे होता है, रेनोवास्कुलर किडनी की ब्लड वेसल्स में, किडनी की ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। अब प्रॉब्लम हो गई तो उससे बढ़ने वाला जो बीपी होता है, उससे होने वाला हाइपरटेंशन, उसको बोलते हैं रेनोवास्कुलर हाइपरटेंशन। ठीक, किडनी की ब्लड वेसल में कोई प्रॉब्लम हो गई, उससे बीपी बढ़ा और उस बीपी को बढ़ने से बोलते हैं रेनोवास्कुलर हाइपरटेंशन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, AC इनिबिटर्स क्या करती हैं, आर्टेरियल्स को क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। AC इनिबिटर्स आर्टरीज को क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। और जब रिलैक्स होगी तो ब्लड वेसल्स क्या होगी, वाइडन, और वाइडन होगी तो बीपी क्या हो जाएगा, कम, यानी डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज। तो अब मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, खास सबसे AC इन्हिबिटर की सबसे खास बात ये है कि ये कार्डियक आउटपुट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट नहीं करती है। केवल क्या करेगी, आर्टरीज को रिलैक्स करेगी, ब्लड वेसल्स को वाइड करेगी और जो बीपी था उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है। AC इनिबिटर्स इनिबिट्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एनसी एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकेंड में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या होता है, एक पावरफुल, ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये क्या है, पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है, पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है, क्योंकि ये क्या है, पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकेंड एक पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है
और जैसे ही पावरफुल बेजो कंस्ट्रक्टर है तो ये क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, बीपी को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। तो ये एसी इनहिबिटर क्या कर जाती है, इस कन्वर्जन को रोक देती है। ये क्या कर जाती है, इनहिबिट्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड। इस कन्वर्जन को ये क्या कर जाती है, इनहिबिट कर देती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एंजियोटेंसिन क्या होगा, कम बनेगा, और जैसे ही कम बनेगा तो ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहेंगी, और जब ब्लड वेसल रिलैक्स रहेंगी तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर किसकी वजह से बढ़ रहा था, एंजियोटेंसिन सेकंड के बढ़ने से, क्योंकि ये क्या है, पावरफुल बेजो कंस्ट्रक्टर है, ये बीपी को बढ़ाता है। तो एसी इनहिबिटर क्या करती है, एसी इनहिबिटर ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोक दिया, ये इनहिबिट कर दिया। और जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन बनेगा ही नहीं, सेकंड बनेगा नहीं, तो मसल्स क्या रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी, और मसल्स रिलैक्स रहेंगी तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड कम बनेगा। एंजियोटेंसिन सेकंड कम बनेगा तो ब्लड प्रेशर रिलैक्स रहेगा, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करूं, एनालप्रिल, एनालाप्रिल लास्ट में इलाज है तो वो कौन सी दवाई होती है, एसी इनहिबिटर। कैप्टोप्रिल है ना। तो ये जो दो ड्रग्स हैं ये एसी इनहिबिटर्स ड्रग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये आपका चौथा क्लासिफिकेशन है। पहला डायरेटिक्स, दूसरा अपना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तीसरा एसी इनहिबिटर, और अब है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, मेडिसिन एंजियोटेंसिन सेकंड को बनने से रोकती है, क्योंकि अभी मैंने आपको अभी बताया एंजियोटेंसिन सेकंड को बनने से रोकती है। ठीक है, और जब एसी इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन सेकंड इनहिबिटर बनेगा ही नहीं, यानी उसके रिसेप्टर को क्या करती हैं, ब्लॉक करती है। क्या करती है, ब्लॉक करती है। ठीक है, अब मतलब एंजियोटेंसिन सेकंड प्रेजेंट तो है लेकिन उसके रिसेप्टर बाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। यानी एंजियोटेंसिन क्या ड्रग है, ये ड्रग क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, एंजियोटेंसिन सेकंड को रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। मतलब एंजियोटेंसिन सेकंड प्रेजेंट तो है लेकिन रिसेप्टर पर बाइंड नहीं कर पाता, और जब रिसेप्टर पर बाइंड नहीं कर पाएगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो ये क्या करेंगी, ब्लॉक vasoconstrictor and aldosterone secreting effects of angiotensin second selectively। ये मेडिसिन क्या करती है, एंजियोटेंसिन के दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स को ब्लॉक करती है। सबसे पहला वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और एल्डोस्टेरिन। ठीक है, क्या करती हैं, एक तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर को ब्लॉक करती हैं, दूसरा एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने से बचाती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। क्यों, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर को नैरो हो गया, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर हो गया, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना बंद कर दिया, यानी इन दोनों के इफेक्ट बंद हो गए, ब्लॉक हो गए, तो ब्लड प्रेशर रिलैक्स हो जाएगी, बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा। और जब सोडियम के अंदर ब्लड बॉडी में सोडियम वाटर का रिटेंशन ही नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर तो रिड्यूस हो जाएगा ना, क्योंकि सोडियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मैंने आपको शुरुआत में डायरेटिक्स पढ़ाया था, जब शुरुआत में बोला था कि डायरेटिक्स सोडियम, एक्स्ट्रा सोडियम और वाटर को क्या कराती है, एक्सक्रीट करवाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ मैं एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, यानी एंजियोटेंसिन सेकंड के बनने से रोकती है।
ठीक है, मतलब एंजियोटेंसिन सेकंड तो प्रेजेंट तो होगा, लेकिन इसके रिसेप्टर पर बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और जब ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो ये दो इफेक्ट को कम ब्लॉक करती हैं। सबसे पहला इफेक्ट है मेरा वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, और सबसे दूसरा मेरा इफेक्ट है एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन के हार्मोन को रिलीज होने से, हार्मोन को रिलीज नहीं होने देती, और जब ये दोनों इफेक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट को, ये दोनों इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, एक तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर और एक एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, इन दोनों को क्या कर देती है, इन दोनों के इफेक्ट को ब्लॉक हो जाएंगे, और जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो बताओ ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहेंगी, बॉडी के अंदर सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन नहीं होगा, यानी बहुत कम होगा, रिटेंशन कम होगा, और जब रिटेंशन कम होगा तो बीपी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का काम। ये मेडिसिन ये काम करती है, इस मैकेनिज्म पे काम करती है, इससे क्या होता है, बीपी कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे लास्ट एंड फाइनल, सेंट्रली एक्टिंग एंडर्जेनिक एंड एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। इनाम इतना बड़ा है, समझिए। यहाँ पर ये क्या करती हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर को क्या करते आती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, मैं आपका शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ, देखिए समझिए। इस दवाई का नाम है सेंट्रली एक्टिंग एंडर्जेनिक ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, एजेंट यहाँ पे लिख देते हैं एजेंट। ठीक है, ये क्या करती हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं। क्या करती हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, और जब अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा कि एक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी सीएनएस की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये मेडिसिन क्या करती है, डायरेक्टली ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है, पहली बात तो। ठीक है, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन पे काम करेगी तो ये क्या करेगी, अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, दो बात। दूसरी बात, जब अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, इससे क्या होगा, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होने से नॉन एफिनेफ्रिन हार्मोन भी कम रिलीज होगा। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके लिए जिम्मेदार था, नॉन एफिनेफ्रिन हार्मोन के लिए, और जब नॉन एफिनेफ्रिन हार्मोन के रिलीज ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जब ब्लड प्रेशर, अब जब सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी रुक जाएगी तो इससे क्या होगा, जो नॉर एफिनेफ्रिन है, इस हार्मोन का हार्मोन क्या होगा, ये रिलीज कम होगा, और जब ये हार्मोन रिलीज कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, और इससे बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, बीपी कम होगा। ठीक है, तो ये था लास्ट एंड फाइनल सेंट्रली एक्टिंग एंडोजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट। और नॉन एफिनेफ्रिन कम होगा तो हार्ट स्लोली और कम फोर्स से पंप करेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर रिलैक्स होंगी, कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है मिथाइल डोपा। ठीक है, बेस्ट इफेक्टिव ड्रग है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो इंडिकेशन पे सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर हाइपरटेंशन। अरे जिस ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है, हाइपरटेंशन। दूसरा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तीसरा है लिवर सिरोसिस। ठीक है, लिवर सिरोसिस के बाद मैं बात करूं मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक पल्मोनरी
इसके अंदर ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चलती हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ हाइपरटेंशन में, आपको पता है इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, नॉर्मल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को इसलिए देते हैं क्योंकि ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स को क्या करती है, रिलैक्स करती हैं, और जब ब्लड वेसल रिलैक्स होंगी तो हार्ट के अंदर जो वर्कलोड था वो कम हो जाएगा, ठीक है। लिवर सिरोसिस के अंदर क्या होता है, लिवर सिरोसिस में फ्लूइड और पोर्टल प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है, और जब फ्लूइड बढ़ जाएगा, पोर्टल प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जैसे कि अपन बात करें, ब्लड प्रेशर को कम करती है, और जब पोर्टल प्रेशर को कम करती है और ब्लीडिंग, इससे क्या होगा, ब्लीडिंग की भी रिस्क कम हो जाएगी। यानी लिवर डिसीज में प्रेशर को कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में क्यों देते हैं, वही मैंने आपको बताया, हार्ट को वर्कलोड को कम करने के लिए देते हैं, ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिजीज, और इसके बाद एमआई क्रॉनिक पल्मोनरी में क्या देते हैं, अगर पेशेंट को लंग डिजीज के साथ हाई बीपी है, यानी मान लो लंग की तो है ही है और ज़्यादा से ज़्यादा हाई बीपी और है, तो डॉक्टर इस कंडीशन में क्या करता है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन को चूज करता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या होता है समझिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबसे पहले अपन नहीं देंगे रीनल में, ठीक है, कोई भी रीनल डिजीज हो उसमें अपन नहीं देंगे, ठीक है। हार्ट ब्लॉक में नहीं देंगे, किसके अंदर नहीं देंगे, हार्ट ब्लॉक के अंदर नहीं देंगे। तीसरा है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी, तो इन कंडीशन में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं साइड इफेक्ट्स की, कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हाइपोटेंशन, ठीक है, साइड इफेक्ट में सबसे पहला हाइपोटेंशन, दूसरा ब्रेडी कार्डिया, ठीक है, तीसरा डिस्निया, ठीक है, चौथा वीजिंग, ठीक है, वीजिंग, पाल्पिटेशन, वीजिंग के साथ पाल्पिटेशन, तो ये इनके क्या होता है, साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, सुनिए, मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ, ठीक है। पेशेंट के वाइटल साइंस को चेक करें, ठीक है, और बीपी चेक करें, मेडिसिन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से देने से पहले बीपी को चेक कर लें, पल्स हार्ट रेट को चेक कर लें, ठीक है। अगर मान लो बीपी लो है, अगर पल्स बहुत ज़्यादा स्लो है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करें, ठीक है। पेशेंट को मेडिसिन रेगुलर मतलब टाइम टू टाइम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करें, और अपने किडनी फंक्शन और फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी चेक करते रहें, ठीक है। पेशेंट को हमेशा लो सॉल्ट डाइट देनी है, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताने हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या होती हैं, नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं 1 मिनट रिवीजन की बात करूँ, तो क्लासिफिकेशन को एक ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रिक है DCAAC। डी का मतलब डायूरेटिक्स, सी का मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ए का मतलब ACE इनहिबिटर्स, ठीक है। उसके बाद है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। और इसके बाद है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ट्रिक्स है याद करने की, ठीक है। मैं रिवीजन बता देता हूँ, लास्ट एंड फाइनल एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ। डायरेटिक्स क्या करती है, वाटर सोडियम को बाहर निकालती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम क्या करते हैं, मतलब सेल्स के अंदर कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। AC इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकती है ना। और लास्ट में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या
करती है, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। और सेंट्रली एक्टिंग ड्रग क्या करती है, ब्रेन में सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करके बीपी को क्या करती है, कम करती है। तो ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे। मैंने आपको इंडिकेशन मतलब इस दवाई का उपयोग किन कंडीशनों में दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने आपको बताया, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने आपको बताया। तो ये था पूरा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।